प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में हम ब्रिटिश संविधान के कानून और न्याय के संबंध में चर्चा करेंगे। जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कानून का उल्लंघन करने का अपराध किसी सामान्य न्यायालय में न्याय सामान्य विधिक प्रक्रिया से सिद्ध नहीं होता है, तब तक वह व्यक्ति दंडनीय नहीं होता है। अतः उसे कानून के आधार पर शारीरिक या आर्थिक दंड नहीं दिया जा सकता। ये डायसी के अनुसार कहा गया है। अब हम ब्रिटिश कानून और न्याय की व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ब्रिटिश के संविधान में अन्य अंगों की तरह ही कानून व न्याय प्रणाली का भी विकास क्रमशः हुआ है। ब्रिटिश कानून और न्याय प्रणाली के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान आदि राज्यों की न्याय प्रणाली को यह प्रभावित किया है। अब इसमें हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता यह है कि कानून का असंहिताबद्ध रूप है। यद्यपि इसमें बताया गया कि ब्रिटिश कानून का एक बहुत बड़ा भाग संहिताबद्ध कोडिफाइड है, तो उसका शेष भाग आज भी असंहिताबद्ध अनकोडिफाइड है। संहिताबद्ध कानून के रूप में हम संसदीय कानूनों को तथा प्रदत्त व्यवस्थापन को देख सकते हैं, जबकि असंहिताबद्ध कानून के रूप में सामान्य विधि तथा न्यायाधीशों द्वारा दिया गया औचित्यपूर्ण निर्णयों को भी देखा जा सकता है। तो ये उनके कानून की विशेषता है। अब हम बात करते हैं कानून या विधि का शासन। ब्रिटेन में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है। और दूसरी बात, न्यायालय में कानून का उल्लंघन सिद्ध करने पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और तीसरा है, कानून की अस्पष्टता और जटिल स्थितियों में न्यायालयों की व्याख्या का अंतिम होती है। इसके संबंध में प्रोफेसर डायसी ये कहता है कि उनकी जो एक पुस्तक थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया गया कि ब्रिटिश कानून और न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता विधि के शासन को माना है। अगली विशेषता है फौजदारी या दीवानी कानूनों में अंतर। ब्रिटिश कानून और न्याय प्रणाली की फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर किया गया है। फौजदारी कानूनों का संबंध संपूर्ण समाज और न्याय के खिलाफ किए गए अपराधों से हो सकता है। दीवानी कानूनों का संबंध समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के दायित्व से होता है। दीवानी मामलों में व्यक्ति स्वयं मुकदमे का संचालन करता है। अगली विशेषता है जूरी व्यवस्था। ब्रिटेन में जूरी व्यवस्था भी बहुत छोटे और सबसे बड़े न्यायालयों को छोड़ करके सभी न्यायालयों में ये मान्य है। जूरी प्रणाली के अनुसार या प्रयोग प्रतिबद्धता की मांग कर उन सभी मुकदमों से लिया जा सकता है जिनमें 3 माह से अधिक सजा की व्यवस्था की गई है। जूरी में ईमानदार, चरित्रवान, अनुभवी, विद्वान नागरिक होते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली। ब्रिटेन की न्याय प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ब्रिटेन न्यायाधीशों में अपनी नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति तथा पद मुक्ति के संबंध में कार्यपालिका से अनुचित प्रभाव से वो मुक्त है। इसके साथ साथ ही ए साइज न्यायालयों की व्यवस्था। ब्रिटेन में बड़े न्यायालयों की शाखाओं के रूप में ए साइज न्यायालय, कोर्ट ऑफ ए साइज पाए जाते हैं, जो मूल रूप से सर्किट न्यायालयों द्वारा होते हैं। ये न्यायालय गवर्नमेंट द्वारा करने वाले न्यायालय होते हैं और वर्ष में 3 बार छोटे छोटे स्थानों पर लगाए जाते हैं। अगली विशेषता है निःशुल्क कानूनी सहायता। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के विभिन्न न्यायालयों से चली जाने वाली दीवानी मुकदमों से संबंधित गरीब वर्ग को निःशुल्क शिक्षा, कानूनी सहायता की सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार से ये सुविधाएं प्राय कम लंबे चलने वाले मुकदमों में दी गई है। अगली विशेषता है कार्य क्षमता युक्त न्याय प्रणाली। ब्रिटेन न्याय प्रणाली में कार्य क्षमता है और इसलिए वहाँ के न्याय शीघ्रता से होते हैं। ब्रिटेन में न्यायालयों के सामने मुकदमे का अनुचित ढेर नहीं लगा रहता है। ब्रिटिश न्यायालयों की कार्य क्षमता 2 विशेष कारण होते हैं, जिसमें पहला है विशेष न्यायाधीशों के कानूनों की तकनीकी जटिलताओं को सुलझाने का पर्याप्त अधिकार है। न्यायालयों की कार्य प्रणाली के नियमन और न्यायालयों के नियम का सीमित बन गया है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और उनके द्वारा बनाए गए कानून न्यायालय में सदैव पालन किए जाते हैं। न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का
अवैध घोषित नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रदत्त न्याय व्यवस्थापन के संबंध में ब्रिटेन न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है और इसका अर्थ यह प्रशासनिक विभागों द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में अवैध घोषित कर सकती है। अगली विशेषता है न्यायालय नागरिक अधिकारों के रक्षक है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, वहाँ के संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी ब्रिटेन के नागरिक मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं। इसके प्रमुख कारण न्यायालयों के कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगली विशेषता है न्यायपालिका के संगठन में एक रूपकता नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय के संगठन में एक रूपकता नहीं है। यहाँ इंग्लैंड के वेल्स न्यायालयों की संगठन एक रूपकता स्थापित की गई है, किंतु स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के न्यायालयों की संगठन इससे भिन्न है। यह उल्लेखनीय है कि अतीत की तुलना में आज भी ब्रिटिश के न्यायालय संगठित रूप से में एक रूपकता पाई जाती है। अब हम ब्रिटेन के कानून के प्रकार की बात करें तो आधुनिक ब्रिटेन में कानून निम्न प्रकार से बताया गया है, 3 रूपों में बताया गया है या 4 रूपों में बताया गया है, जिसमें पहला है सामान्य कानून, दूसरा औचित्यपूर्ण कानून, तीसरा संसदीय कानून और चौथा है प्रदत्त व्यवस्थापन पर आधार बनाए गए कानून। ये कानून है जिसमें सामान्य हम कानून की बात करते हैं तो नॉर्मन राजा के समय से राज्य की स्थापना में पहले ब्रिटेन में कानून और न्याय के क्षेत्र में अनेकता थी। नॉर्मन इसके साथ साथ एंजीविन और राजा चाहते थे कि देश में राजनीतिक एकता के साथ कानून और न्याय की व्यवस्था के क्षेत्र में एकता स्थापित हो। उनका ये उद्देश्य था कि उन्होंने न्यायाधीशों को आज्ञा दी कि वे संपूर्ण देश का दौरा करें और न्याय कार्य करें। प्रारंभ में न्यायाधीशों की स्थानीय प्रथाओं, परंपराओं और कानूनों के अनुसार न्याय कार्य किया जाए। अब आता है ब्रिटिश सामान्य कानून की प्रमुख विशेषता ये भी मानी जाती हैं, जिसमें हम कहेंगे कि सामान्य कानून प्राचीन ब्रिटेन की स्थानीय कानूनों और न्याय की परंपराओं में से विकसित हुआ है। अगला है सामान्य कानून का निर्माण राजा या संसद से नहीं अपितु उसका निर्माण दौरा करने वाले न्यायाधीशों के निर्णय द्वारा किया गया है। अगला है सामान्य कानून का विकास का परिणाम वह संहिताबद्ध यानी कोडिफाइड रूप में नहीं है। सामान्य कानून ने ब्रिटेन के कानून के शासन की व्यवस्था की नींव डाली और नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की। अगली औचित्यपूर्ण कानून, औचित्यपूर्ण इसमें ये बताया गया कि यह 13वीं सदी के मध्य से सामान्य कानून से प्राय पूर्ण रूप से विकसित हो गए और उनसे इस प्रकार की कठोरता आ गई है जिसके कारण वे नए प्रकार के मामलों में वास्तविक न्याय करने वाले असक्षम सिद्ध होने लगे और इस प्रकार से मामले में पीड़ित व्यक्ति न्याय की प्राप्ति के लिए राजा के सामने अपील करने लगे, क्योंकि वह न्याय का स्रोत है। प्रारंभ में राजा ने स्वयं विवेक और औचित्य के आधार पर फैसले दिए, किंतु बाद में ये कार्य अपने चांसलर को सौंप दिए गए। चांसलर ने अपने न्यायालय में विवेक के आधार पर फैसले देना प्रारंभ किया और इस प्रकार से विभिन्न मामलों में उन्हें दिए गए निर्णय के आधार पर जो कानून बने वो औचित्यपूर्ण कानून कहे गए। अब आता है संसदीय कानून। संसदीय कानून की जब हम बात करते हैं तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संसदीय कानून कहा जाता है। वर्तमान में संसद सर्वोच्च मानी जाती है, अतः उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को विशिष्ट महत्व दिया गया है। ब्रिटेन में संसदीय कानूनों को सामान्य कानून और औचित्यपूर्ण कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ माना है, क्योंकि वो संसद के द्वारा बनाए गए हैं और संसद सर्वोच्च होती है और न्यायालय में उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है और संसदीय कानून निर्माण करती है वो संहिताबद्ध रूप से उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन के आधार पर कानून। इसमें व्यवस्थापन का आधार कानून का निर्माण कार्यपालिका के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है और इन कानूनों के आधार पर विभागों के न्यायालयों द्वारा न्याय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यातायात या भी कहें कि विभिन्न प्रकार के कानूनों के आधार पर यातायात न्यायालय ट्रांसपोर्टेशन ट्रिब्यूनल्स फैसला देता है। विद्वानों का मत है कि प्रदत्त न्याय व्यवस्थापन के आधार पर आधारित कानून शुद्ध तकनीकी दृष्टिकोण से कानून नहीं है। अब हम बात करते हैं विधि के शासन की। तो ब्रिटेन के संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। विधि के शासन का अर्थ ये होता है, ये बताया गया है कि शासन के क्षेत्र में केवल कानून सर्वोच्च हैं। कानून
शासन पर आधारित हैं और शासन का संचालन सिर्फ कानून के अनुसार ही होता है। विधि के शासन की विशेषताएं, प्रोफेसर डायसी के अनुसार इसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई गई है, जिसमें कहेंगे कानून की सर्वोच्चता, दूसरी है कानून की समानता, और तीसरी है न्यायालय द्वारा सर्वाधिक सिद्धांतों की स्थापना अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। इसके साथ ही हम बात करते हैं ब्रिटेन आज भी शासन का मूल आधार विधि का शासन ही है। वे जो बातें परंपरागत विधि के शासन से मेल नहीं खाती हैं उन्हें विधि के शासन का उल्लंघन कहा गया है, और ये बताया गया है कि ये बातें विधि के शासन का अपवाद हैं। वे अपवाद विधि के शासन की सीमाओं को इंगित करती हैं, और इस प्रकार से उसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं कि लोक अधिकारियों द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है। इसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य है, अतः राज्य के कार्यों और प्रशासन के दायित्वों को लगातार वर्दी, किंतु इस दृष्टिकोण से संसद में प्राय कानूनों की संख्या नहीं है। वर्तमान स्थिति में वह संसद के संभव नहीं है, अतः प्रशासनिक अधिकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरी करने के लिए स्वविवेक का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। किंतु डायसी की धारणा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह विधि के शासन का उल्लंघन होता है। दूसरा है लोक अधिकारों या यूँ कहें कि सरकार की विशेष विधेयक स्थिति। विधि के शासन की धारणा के अनुसार साधारण व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी और विधायी व्यक्ति के रूप में सरकार कानून के सामने समान होती है, किंतु व्यवहार में सामान्य व्यक्ति की तुलना में लोक कल्याणकारी एवं सरकार को विशेष विधिक स्थिति प्रदान की गई है। 1893 में लोक विधि संरक्षण अधिनियम था, जिसके अनुसार ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्ति का आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी का मुकदमा संबंधित खर्चा देना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राय साधारण व्यक्ति ड्यूटी पर किए गए कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने का साहस नहीं करता है। इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को विधि के शासन के अंकुश से बचने की सीमित अवसर मिली गई है। इसके साथ ही अगला है प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय। डायसी की विधि के शासन की धारणा के अनुसार ब्रिटेन में शासन सामान्य कानून और औचित्यपूर्ण कानून, साथ ही संसदीय कानून के अनुसार, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रेरणा की धारणा के आधार पर कार्यपालिका के विभिन्न विभाग प्रशासनिक कानून बनाए जाते हैं, और प्रशासनिक कानूनों के आधार पर प्रशासकीय न्याय कार्य करते हैं। प्रशासकीय न्यायालयों के न्यायाधीशों भी प्रशंसकीय अधिकार होते हैं, और वे साधारण व्यक्ति व कर्मचारियों के बीच विवाद पर फैसला देते हैं। इस प्रकार से न्यायालयों के उदाहरण के रूप में श्रम न्यायालय और सामाजिक बीमे की न्यायालयों का उल्लेख भी किया गया है। इसके अनुसार अन्य विशिष्ट न्यायालय ब्रिटेन में सैनिकों को सैनिक न्यायालयों के अधीन या प्रमुख धर्मोपदेशकों को धार्मिक न्यायालयों के अधीन स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही सम्राट की विशेष विधि की स्थिति, जिसमें यह बताया गया कि ब्रिटेन संविधान के अनुसार राजा ब्रिटिश न्यायालय और कानून का स्रोत माना गया है। इंग्लैंड के किसी भी न्यायालय में उन्हें विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस प्रकार से सम्राट की स्थिति विधि के शासन का उल्लंघन है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियंत्रण। विधि के शासन में व्यवस्था की गई कि विदेशी राजदूतों की विशेष जहाज़ों और में लागू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विदेशी राजदूत द्वारा ब्रिटेन में कोई अपराध किया जाता है तो उस पर ब्रिटेन के कानून के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वह राजदूत अपने राज्य के कानून के अंतर्गत आता है। लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान काल में ब्रिटेन में विधि का शासन उस शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है जैसा कि डायसी बताते हैं। आज इसके उल्लंघन में अनेक प्रकार के उदाहरण दिख पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पे विशिष्ट उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान काल में ब्रिटेन में विधि के शासन उस शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है जैसा कि डायसी बताते हैं। डायसी के अनुसार ये कहा गया है कि आज उसके उल्लंघन में अनेक उदाहरण दिख पड़ते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की भावनाओं के कारण भी लगातार इस प्रकार के उदाहरण बढ़ रहे हैं। जो इससे ये निष्कर्ष निकलना एकदम गलत है कि
ब्रिटेन में विधि का शासन नहीं है, अतः निकट भविष्य में भी पूरी तरह उल्लंघन हो जाएगा। ब्रिटेन में प्रशासकीय कानून में निरंतर वृद्धि होने के बावजूद वहाँ की न्याय प्रणाली का प्रमुख आधार विधि का शासन ही है। और अंत में हम कह सकते हैं आज भी ब्रिटेन में संपूर्ण शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों में विधि के शासन की अवधारणा की गणना की गई है, जिसके आधार पर शासन और उसकी गणना ये की गई है, जिसके अनुसार वो मान्य होगा। धन्यवाद।